नमस्कार साथियों, आज हम आप सभी के समक्ष राजेंद्र बाला घोष की कहानी दुलाई वाली लेकर उपस्थित हुए हैं। राजेंद्र बाला घोष के जीवन परिचय के बारे में हम उनकी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें में कर चुके हैं। तो आइए दुलाई वाली कहानी के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करते हैं। बंग महिला घोष द्वारा लिखित दुलाई वाली कहानी 1907 ईस्वी सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। कहानी की प्रमुख विशेषता यह है कि यह रचना हास्य सृजन की परंपरा से हटकर मौलिकता और कल्पनाशीलता का अनोखा वर्णन है। दुलाई वाली कहानी को प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। कला की दृष्टि से यह अत्यंत प्रौढ़ कहानी है। राजेंद्र बाला घोष ने आचार्य शुक्ल की प्रेरणा से हिंदी में लेखन प्रारंभ किया था। इस कहानी को लेखिका ने हास्य कहानी के रूप में लिखा है। काशी और उसके आसपास के जनजीवन तथा स्त्री पुरुष की सोच, उनके मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में खत्म होती है। कहानी के पात्र: वंशीधर मुख्य पात्र जो इलाहाबाद का निवासी है। नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई जो हंसमुख व्यक्ति है। जानकी देई वंशीधर की पत्नी एक गृहस्थ महिला है। सीता वंशीधर की साली है। लाठीवान ट्रेन में एक यात्री। अन्य पात्र: नवल किशोर की पत्नी का नाम नहीं है। वंशीधर की सास, साला, साली, इक्के वाला आदि। तो आइए कहानी का वाचन शुरू करते हैं। कहानी दुलाई वाली। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोंदौलिया की तरफ आ रहा था। हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोंदौलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासयोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? या क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसे ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी भी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो? हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय में साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ है बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करवाए। क्या एक ही गाड़ी में जाना न जाने से दोस्ती बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी जगह रुकेंगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाक में दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उसकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है, उसकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके पे बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तुम्हारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई ही है। पर मुझे उसकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उसके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाई नहीं, पूड़ियाँ क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी से बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और
आषाढ़ सावन की ऐसी छड़ी लग गई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले एक साली, सास के सिवाय और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालीब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज में माँ को याद भी दिला देती। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं थी कि 2-2 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकरों चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वह हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। 30 पर भी अब कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी ही करूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब वंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आया और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछताता सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए। नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर बिलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना ना रहेगा। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने में भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कूलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कूली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर कर बोले, अगर 1.5 दर्जे ही का टिकट लूँ तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिरी तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को तिहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल नहीं मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आए, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने मार मार कर आधा कर देगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर छट गए
और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई, कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो डेवढे का था, पर डेवढे दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगर बगर सोचते सोचते गाड़ी स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ अपने आपने उन्होंने ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ ले तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो वे इस समय डेवढे में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठा तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी से बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुंह खोलकर जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी ना थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थीं, जो उसके पास ही थी। कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखा हो रोवल करथईन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई है। पहली, दूर बउरई ई जनानी गाड़ी थोड़ी है। दूसरी, तब तो भलू तो कहू, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौने गांव तरबू बेटा, मिर्जयपुर चढ़ू हऊ ना? इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछिला ना, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो, आया इलाहाबाद? दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव ही गोइया? पहली, अरे नाही जानल, प्रयाग जी, जहाँ मनई मई के नहाय जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानित ले? काहे के नाही, तोहरे 5 के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हई। ऐसे हो सोमवारी और गहन दका दका लगा रहा ताउन तोहरे काशी ही नहाए गए रहे। पहली, आवे जाए के तो सब औते जात बाटिन हो, फुन या साइत तो बिचारो विपत्ति में ना पड़ल बाटिन। हे हम पंचा हई, राजघाट टिकस कटौली, मुगल के सराय उतरली, होदे पुना चढ़ली। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरे मोरे संगे रही, द कौने टिसनिया पर उतर मलिकवा उतरे से की चुतरैया गड़िया खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होए। पहले ऊ मेहररुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कबहू खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितनी पुरुष स्त्रियां थी
एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बायदा नाही, हे साहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताई से मसूलिया ले आई। अरे इन्हों तो नाही की दूर से आवत रहन, फरागत के बदले उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी को देखबो ना की है गोइया। तीसरी, हम तो देखे रहे हो, मजेक टोपी दिहले रहन। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद उतर गया होगा और दूसरी गाड़ी से वह भी पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्री है जो ऐसे ही है, तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें इनके ठहराने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्यधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नाही भैया, हम पचे काहे के केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत न बायता, दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री थी जो फरासीसी छीटी सीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। कुछ नहीं बोली, कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगी कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला, का भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होए ओकर का सजा होला। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलेन और अपुआ तउन टिकस ले के चल दिहले। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो साझा। उसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहां उतरना था। उससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किसी बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही बुढ़िया, जिन्होंने उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा हो गया, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को न पाया। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई वाली ने मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूस है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तूने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती।
मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे लोग गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं डेढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटा तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली बार रेल में आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर को इत्तला कर देता, बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। धन्यवाद।